पवन, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। चलिए फिर सेशन खत्म करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। मैं खत्म करने के मूड में था। मैंने सोचा था कि 10 से कम लोग रहेंगे तो फिर हम स्टार्ट नहीं करेंगे। इसमें कितने बच्चे हैं जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं मेरे से? सब लोगों को बातें करनी है, वीडियो ऑफ रखना है, लेकिन ऑडियो जो है वो ऑन करके बातें करनी है। तो पहले देख लेते हैं जो लोग पॉलिटी अभी तक पढ़े ही नहीं है वो कितने बच्चे हैं। जैसे आदेश शायद नहीं पढ़ा है। आदेश, आपने मेरे से पॉलिटी हाँ नहीं सर। पढ़ी। नहीं सर, आपसे नहीं। ओके। धनश्री, धनश्री तुमने पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा है, ठीक है। दो लोग हो गए। धृति, धृति तो पढ़ी है। धृति फर्स्ट क्लास में थी। हाँ सर, ऑफलाइन में पढ़ा है, ऑनलाइन में पढ़ा है। आज तुम्हारा रिपीट हो रहा है, वेरी गुड। किरण, तुमने पढ़ा है? नहीं सर, पॉलिटी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। ओके। कीर्ति ने तो पढ़ा है शायद। कीर्ति, हाँ सर। तुम्हारा रिपीट होगा, राइट? हाँ सर। पवन, पवन पढ़े हो कि नहीं पवन? सर ऑफलाइन पढ़ा था जब स्टार्ट हुआ था क्लास तभी। अच्छा, तो ये रिपीट होगा मतलब सेशन आपका। ठीक है। सिद्धेश ने भी तो पढ़ाई है शायद। सिद्धेश फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी हाँ हुआ है सर। हुआ है। ठीक है। सिद्धि, 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 ये सिद्धि गुरव है। सिद्धि, सिद्धि गुरव हो, ये कौन है सिद्धि? सिद्धि तुमने पढ़ा है? और सोनल। हाँ सर। अच्छा, सिद्धि गुरव ही बोल रही हो ना? हाँ, ठीक है। सोनल ने भी पढ़ा है। सोनल, चलो जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया लेके आया हूं मैं। तो और जो नए हैं उनके लिए तो है ही। तो आपको जो है अपडेटेड नोट्स मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा हमेशा। और आप लोगों को पता ही है कि मैं जब भी क्लास लेता हूं तो कम से कम 1-2 घंटे पढ़ता हूं, तभी नया क्लास लेता हूं। तो अगर आपके पास नोट्स हो पहले से तो वो आप सामने रख सकते हैं। और उसके अलावा, उस नोट्स के अलावा अगर कुछ चीजें आपको नहीं लगे तो उसको आप जो है इसमें अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए है कि आपको नोट्स सामने रखना है, मतलब एक नोट पैड लेना है, पेन लेना है, तभी इस क्लास में बैठना है। और फिर जैसे मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो उस स्टोरी में भी आपको कुछ बातें नई लग सकती है। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मुझे नहीं पता है। तो उस चीज को भी आपको नोट्स में लिखना है। आपको मेरे बोलने का इंतजार नहीं करना है कि सर बोलेंगे तभी मैं लिखूंगा या लिखूंगी। आपको जैसे ही लगे कि ये नया फैक्ट है, नया चीज है, मुझे नहीं पता है, तो आपको वो सब लिखना है। क्योंकि इस क्लास में जो भी मैं बोलता हूँ वो सब एग्जाम का ही पॉइंट पार्ट होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ रहता है। चलिए, चूंकि आज ये फर्स्ट क्लास है नए सेशन का, पॉलिटी से रिलेटेड, तो थोड़ा ब्रीफ मैं कर देता हूँ आपको, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी एक एग्जाम है। एसएससी एक एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें बहुत सारा एग्जाम होता है। ठीक है। एसएससी जो है एक एग्जाम लेती है सीजीएल, दूसरा एग्जाम लेती है सीएचएसएल, तीसरा एग्जाम लेती है सीपीओ, फिर लेती है एमटीएस, फिर लेती है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर। इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम एसएससी का है, जहां पर एक सेगमेंट है जीके और जीएस, ये आपको पूछता है। इसके अलावा एसएससी के अलावा भी बहुत सारा एग्जाम होता है। जैसे कि आईबी का एग्जाम होता है, जो खुद आईबी लेती है, उसमें भी जीके जीएस होता है। यूपीएससी का भी एग्जाम होता है। फिर एमपीएससी का एग्जाम होता है। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसएससी क्या, ये एमपीएससी क्या है? महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन दोनों सेगमेंट में भी जो प्रीलिम्स होता है,
प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए भी ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मेरे नोट से यूपीएससी, एमपीएससी, आईबी, जीके, जीएस, ये सब एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। यूपीएससी एमपीएससी में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पढ़ाने से आप यूपीएससी एमपीएससी पास कर जाएंगे, क्योंकि उसमें मेंस का जो है वो ज्यादा रोल होता है, और मेंस जो है सब्जेक्टिव है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस सेशन में ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रहेगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जहां पर भी आपको जीके जीएस रहेगा वहां पर ये सेशन आपको हेल्प करने वाला है। तो ये है इस सेशन की खासियत कि क्या क्या इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं। तो जीके जीएस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हो गया क्लियर। जीके जीएस कौन कौन से एग्जाम में आता है ये भी क्लियर हो गया है। अब आता है कि जीके जीएस में क्या क्या सेगमेंट है। देखिए जीके जीएस में है, एक सेगमेंट है पॉलिटी जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा सेगमेंट होता है हिस्ट्री। तीसरा सेगमेंट होता है इकोनॉमिक्स। चौथा होता है ज्योग्राफी। उसके ये चार जो है वो बोलते हैं ना कि एकदम बेस है, जहां से जो है आपको एनी हाउ इन चारों पर कमांड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपके लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। नहीं है तो भी है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन मैंने देखा है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो उनके लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है, और अगर इकोनॉमिक्स भी होता है तो इकोनॉमिक्स भी, इस पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस में आप यकीन मानो कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 95% क्वेश्चन आप जीके जीएस के सॉल्व कर लेंगे। आप हमेशा से टारगेट रखिए कि 75% होना चाहिए। 70 to 75% का गारंटी है कि आप अगर 6-7 महीने मेरे से पढ़ते हैं जीके जीएस, और 6-7 महीने के बाद अगर आप एग्जाम देते हैं, और जो नोट्स में लिखाता हूँ और जो गाइडलाइन में देता हूँ अगर आप फॉलो करते हैं, तो मेरा मानना है कि 70 to 75% क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, आपका भाग्य साथ दिया, लक साथ दिया तो हो सकता है कि वो 90 भी हो जाए, है ना, आपके भाग्य के ऊपर है। जैसे अभी ये जो है अंजलि पाटिल, अंजलि पाटिल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक हमारी स्टूडेंट है अंजलि पाटिल, जिसने CHSL का मेंस दिया है, और उस मेंस में उसने 16 सही किए हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, 16 सही किए हैं आउट ऑफ 20, मतलब 20 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछता है, और 20 में से अंजलि ने बताया कि उसने 15 तो एकदम सही किए थे, और जो 16वां है उसने तुक्के में मारा था, मतलब अंदाज लगा के। और जब बाहर आई तो पता चला कि वो 16 के 16 उसके राइट हैं, सही हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग इतने नंबर ले आओगे, है ना, इतने नंबर ले आओ। ये अंजलि का जो है मेहनत है, अंजलि ने अच्छे से तैयारी करी है, और मेरे क्लास से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कम से कम आपको 75% जो है आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगा। इससे ऊपर हुआ तो फिर आपका लक है और आपका मेहनत है, उसके ऊपर रहेगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है जो बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं? मेरी क्लास में सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आप सबको बोलना है। इसीलिए आप लोग जो है बोलने के लिए तैयार रहिए कि हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास है, ऐसा फील हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है धनश्री? सर। नहीं है दिक्कत। और पहली बार किरण, किरण गोस्वामी, सब क्लियर है? हाँ हाँ सर, सब क्लियर है। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सेगमेंट है जीके जीएस का, पॉलिटी है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब थोड़ा बहुत मैं बता दूं पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी क्या है। जितना सिलेबस यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, है ना, ये जो जितना सिलेबस यहाँ किया है हम लोगों ने डिस्कस, इन सबों में जो सब्जेक्ट सबसे बोलते हैं कि इजी है और सबसे मार्किंग है, मतलब इसमें अगर 4 क्वेश्चन आया है ना तो आपके 4 में 4 सही कर सकते हो। मतलब जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि या तो सही होगा या गलत होगा।
अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है पॉलिटी का, तो आप यकीन मानिए कि आप जब जीके जीएस का पेपर में बैठेंगे तो आप ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो। तो पॉलिटी में क्या होता है तो ये आर्ट्स का सब्जेक्ट, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है आपका, तो फिर आप ना ये साइंस की तरह या मैथ्स की तरह जो है इसमें आप मार्किंग होता है, मतलब आया तो 4 में 4 सही हो जाएगा आपका। तो मतलब ये जो है कह सकते हैं कि ये आपका छूटेगा नहीं अगर आपने पॉलिटी में एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। बाकी चीजों में जो है बार बार आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ दे, पता नहीं कहाँ से पूछ दे। हिस्ट्री ही है तो अथाह समुद्र है हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो वो भी एकदम क्या बोलते हैं हिंद महासागर है जो है। तो इसके लिए लेकिन पॉलिटी जो है वो एक बार अगर आप बिल्ड कर लिए अपना कॉन्सेप्ट, तो पॉलिटी में फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये है क्या भाई, तो ये एक लॉ बुक है, कानून की किताब है। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना है। तो जो इंडिया चल रही है, जैसे 1947 में हम लोग क्या हुए थे, आजाद हो गए थे। तो इसके बाद जो इंडिया हमारी जो भारत है वो अच्छे से रन कर रही है, चल रही है। हमारी डेमोक्रेसी पर कोई खतरा नहीं आया है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है और सब देशों की तरह अराजकता नहीं फैली है। तो उसका एक मात्र कारण है कि हमारा जो रूल बुक है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और उस रूल बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बुक है, तो ऑब्वियस है किसी न किसी ने तो इसको लिखा होगा, है ना, कोई ना कोई राइटर होगा इसका। तो इसको लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने लिखा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको लिखा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये है ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है, वही सब लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए हुए हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हो सके तो आप लोग जो है लूसेंट की बुक जो है सामने रख सकते हैं, जिससे कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है और जो लिखने का स्टाइल है अगर आपको दिक्कत आ रही हो, तो अगर आप बुक सामने रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा उच्चारण से, स्पेलिंग से और वर्डिंग से। तो आप वो बुक सामने रख सकते हैं, लूसेंट का जनरल नॉलेज। लूसेंट का जनरल नॉलेज जो है सामने रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया है, एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो पॉलिटी क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमारा जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लूसेंट में स्टार्टिंग का 2-3 पेज जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, फिर आपको ये टॉपिक दिख जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बोरिंग है कि कौन सा एक्ट आया, कौन सा क्या हुआ, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वहां से आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर हुआ यहां तक धनश्री? हाँ सर। चलो, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। इसमें कितने लोग थे भाई? तो इसमें लगभग 300 लोगों का ये टीम था। 300 पीपल जो है वो सब लोग मिल के बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 1924 से। 1924 में क्या होता है, एक पार्टी होती है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। स्वराज पार्टी जो है, अगर आप जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर और भी चीजें मैं बताऊंगा स्वराज पार्टी से रिलेटेड। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि स्वराज पार्टी जो है
स्वराज पार्टी जो है उसने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। तो एक लाइन आप लिख लीजिए कि द आइडिया ऑफ constituent assembly was given by Swaraj Party in 1924। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है आइडिया दिया था। एक लाइन लिख लेना है ये। टर्म जो है वो कहां से शुरू हुआ है, तो 1924 से शुरू हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आज की क्लास का जो आपको लिखना है वो है इन 1934। 1934 में क्या हुआ भाई, जो 24 वाला आइडिया था, दैट आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया was put forward for the first time by M.N. रॉय। यहां पर एक और नाम याद रखना है अपने को, M.N. रॉय। M.N. रॉय ने क्या किया था कि जो आइडिया था उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, उस आइडिया को जो है बोलते हैं कि एक बार एक अच्छे मन से उन्होंने आइडिया को सामने रखा था। अब ये जो है अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि M.N. रॉय ने या ये जो आइडिया है किस पर्सन ने सबसे पहले इसके बारे में बात की है, तो वो है M.N. रॉय। किस पार्टी ने इसकी बात की है, तो वो हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। ये दो डिफरेंस जो है आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट आज की क्लास का, वो है 1938। 1938 में क्या होता है, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया must be framed without outside interference। जिसको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में डिक्लेयर किया था कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये तीन चीज आप लोग को याद रखना है, तीन डेट के साथ। सबने लिख लिया इसको? धनश्री, किरण, धनश्री, किरण लिख लिया? हाँ हाँ सर, लास्ट का क्या लिखा है? मस्ट बी फ्रेम। मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। विदाउट ओके। आउटसाइड इंटरफेरेंस मतलब नेहरू जी का कहना था कि फ्री इंडिया के लिए, भारत जो आजाद हुआ है उसके लिए एक संविधान का होना जरूरी है, संविधान सभा का होना जरूरी है, और वो संविधान सभा पूरी तरह से क्या होना चाहिए, आउटसाइड इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज तरह से वो किसी के कहने पर कुछ ये ना हो, मतलब बैन ना हो, वो फ्री डिसीजन ले सके, कोई उसको इम्पैक्ट नहीं कर सके उसके डिसीजन को। क्लियर है? चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में वर्ल्ड वॉर के बारे में। वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था कि सभी युद्ध, जो एक बहुत बड़ा युद्ध है उसमें पूरा विश्व जो है वो इन्वॉल्व हो गया था, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो जाहिर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कौन बताएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? धनश्री, किरण, आप दोनों का नया क्लास है, बाकी लोगों का तो रिपीट है। नहीं पता? ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक चला था। दोनों लिख लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था उसको समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे आपने देखा कि 1914 में शुरू हुआ है, ठीक है, और गांधी जी जो है इसी समय 1915 के आसपास जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी। 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं। और ये जो 9 जनवरी है इसीलिए इसको NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, NRI डे के रूप में नॉन रेसिडेंस इंडियन दिवस मनाया जाता है उसी दिन से 9 जैन को, क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया महात्मा गांधी जी आए थे और ईयर था 1915। तो अब गांधी जी जब आए तो इस समय वर्ल्ड वॉर शुरू था। अब गांधी जी को अंग्रेज जो है, जो अंग्रेज है उसने क्या किया, मीटिंग करी गांधी जी के साथ। और इस मीटिंग में बोला कि गांधी बाबा ऐसा है कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे इन वर्ल्ड वॉर, तो फिर वर्ल्ड वॉर के बाद आपका जो भी वेलफेयर स्कीम है, जो भी आप चाहते हैं जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं, वो सब हम आपके लिए अप्रूव कर देंगे, वो सब हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो गांधी बाबा को लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो गांधी बाबा ने क्या किया, हर एक इंडियन के पास जा जा के सब जगह मूवमेंट करके, लोगों को अवेयरनेस फैला के सबको बोला कि वर्ल्ड वॉर में हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज का साथ देंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर, आदमी चाहिए ना लड़ने के लिए। और आदमी में इन वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर कौन है? सेकंड पोजीशन पे उस समय कौन था? इंडिया था। अभी तो हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट पोजीशन पे, पता है ना। जनसंख्या में, मैन पावर में इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे था, अभी जो है फर्स्ट पे हम लोग आ गए। तो हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा कि हमको क्या करना है, वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करना है। और अगर सपोर्ट किए तो हमारा जो है वेलफेयर का स्कीम है, जो भी ये अच्छा अच्छा काम है, वो सब अंग्रेज हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अंग्रेज जो है एक चाल चल ली गांधी बाबा के साथ। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन जो है गए लड़ाई करने के लिए वर्ल्ड वॉर में, और नतीजा ये हुआ कि हम लोग जीत गए। मतलब वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज की जीत हो गई। अंग्रेज जब जीत जाता है तो अंग्रेज क्या बोलता है, वो हम लोग गए कि भाई अब तुमने जो प्रॉमिस किया था कि इतना तो है, हम आपके लिए अच्छा अच्छा काम करेंगे, बताओ भाई कि कौन सा काम करोगे। अंग्रेज ने फिर उल्टा ही क्या लेके आ गए, रॉलेट एक्ट लेके आ गए।
रॉलेट एक्ट लेके आ गए। ये क्या होता है? एक ऐसा कानून लेके आ गए जिस कानून के तहत किसी भी इंडियन को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी एविडेंस। अब सोचो, हम लोग क्या वेट कर रहे थे कि एक अच्छा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लॉलीपॉप देगा, क्योंकि लॉलीपॉप दिखाया था उसने वर्ल्ड वॉर से पहले। ठीक है, जब हमारे इन्वॉल्वमेंट से पहले कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो वो लेके आते हैं रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो है एक ऐसा कानून होता है जिसके तहत अब इनको क्या कहा गया कि भाई रॉलेट एक्ट में ऐसा कानून बना दिया गया कि अंग्रेज को या पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करने का अधिकार है, किसी को भी जो है सीधा जेल में बंद करने का अधिकार है। अब जेल में बंद करने का अधिकार है और बिना किसी एविडेंस के, मतलब अगर एविडेंस नहीं भी है तो भी पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पे, मतलब अगर शक हो गया, ठीक है, कि हाँ भाई इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो है बम बनाने में और ये सब करने में, कुछ भी निगेटिव, तो फिर वो बिना किसी एविडेंस के उठा के जेल में बंद कर देगा। ये कानून जो है अंग्रेजों ने पास करवा दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या हुए होंगे? दुखी हुए होंगे, सिंपल है। तो गांधी बाबा बहुत ही रुष्ट हो गए और हम लोगों ने बहुत ही इसके लिए एजिटेशन भी किया। और उस एजिटेशन में एक डेट याद रखना है आपको, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एक हम लोगों ने मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में बहुत ही शांति से सब काम चल रहा था। ठीक है, पीस मीटिंग चल रही थी, शांति वाला। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए जनरल डायर आ जाता है और ये जनरल डायर जो है गोली चलाना स्टार्ट कर देता है और जिसमें 1200 प्लस इंडियन जो है मारे जाते हैं। मतलब सोचो, हमने वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट इसलिए किया था कि अच्छा अच्छा काम अंग्रेज करेगा, लेकिन अंग्रेज ने सीधा उल्टा ही रॉलेट एक्ट लेके आ गए। जलियांवाला बाग मैस्करे जो है वो कर दिया उसने। तो मतलब एक तरह से हमारे अगेंस्ट में चले गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको जो धोखा मिला है वो धोखा इस तरह से हमको उन लोगों ने, अंग्रेजों ने दिया था। क्लियर हुआ यहां तक की कहानी? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है किरण? ये यस सर। ठीक है, हल्का फुल्का लिखते जा रहे हैं ना नोट्स, क्योंकि नोट्स हाँ लिखना हाँ। जरूरी है। सुनने में मजा आता है कहानी, लेकिन जब हम लिखेंगे नहीं तो सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए स्वाहा मत करो, लिखते जाओ कुछ कुछ चीजें। ठीक है, 2025 के हिसाब से जो है आपके पास बहुत सारा टाइम है, ऐसा सोच के मत बैठना 5 महीने पलक झपकते ही निकल जाएंगे। जिनका भी 2024 का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जो लोग हताश होंगे, निराश होंगे, उनके लिए मेरा मानना है कि आपको हताश होने का भी समय नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। सिर्फ 5 महीने हैं और 5 महीने बस यूं ही निकल जाएंगे। क्योंकि आप याद रखिए, जो लोग जून में ज्वाइन किए थे हम लोगों को, उनके लिए दिसंबर आ गया ना, 6 महीना हो गया ना पलक झपकते ही। इसीलिए जो है आपको एनी हाउ ये 5 महीने का पूरा रणनीति बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है। कहीं दिक्कत आती है तो आप जरूर संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए। आप सबके पास मेरा फोन नंबर है, आप सब लोग मुझे जो है बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं कि सर मेरे को एनी हाउ ये एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे बताइए कि कैसे हम जो है इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आपके पास 5-6 महीने ही है। जो लोग एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं, सीएचएसएल के लिए जो है उनके लिए थोड़ा समय रहेगा, क्योंकि उनका बाद में एग्जाम है। फिर एमटीएस है। तो इसके लिए आप लोग जो है एकदम कमर कस के रखिए। 2025 में बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से जो वीडियो बनाया था कैलेंडर वाला, सबने देखा है? कैलेंडर वाला वीडियो, कैलेंडर वाला वीडियो सबने देख लिया है? एसएससी का कैलेंडर जब मैंने बनाया था, किरण देखा? हाँ सर देखा है।
हाँ, तो 1 लाख वैकेंसी आने वाला है 2025 में, 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है। इसके लिए पूरा जी जान लगा दो कि 2025 हमारा अच्छे से हो जाए और इसी बार जॉब हमको ले लेना है। चलिए, तो मैंने आपको अभी जो समझाया वो ये समझाया कि 1914 से 18 तक जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें हमने अंग्रेजों का साथ दिया, बट हमको क्या मिली? धोखा मिली, है ना, हमको चीट किया गया। तो फिर अभी क्या होता है, 1939 से 45 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटेन जो है वो इसमें भी शामिल था, अंग्रेज जो है इस लड़ाई में भी शामिल था। तो अब फिर उसको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। फिर उसको लड़ने के लिए कौन चाहिए? लोग चाहिए। और लोग अगेन किसके पास है? हमारे पास है, इंडिया के पास है। फिर से ये आ गया गांधी बाबा के पास। गांधी बाबा के पास आके हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा है कि हमको आप क्या करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करिए। तो गांधी बाबा जो है वो क्या बोले होंगे? ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है मेरा डायलॉग, मामू समझा है क्या? हाँ, अलीबाग से आया है क्या मैं, है कि नहीं? क्योंकि एक बार अगर आप जलते हैं तो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चीट किया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस साथ देगा क्या अंग्रेज का? नहीं देगा। तो हम लोगों ने बोला नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आप जो है, उसने फिर से लॉलीपॉप दिया। लॉलीपॉप क्या बताया कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, युद्ध हम जीत जाते हैं, तो हम आपके लिए संविधान निर्माण का जो आप कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब देखो, घुमा फिरा के वो ले आया हमारी दुखती रग पे, बोलते ना, वो रख दिया, इस पर सपोर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने फिर भी नहीं माना और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो प्रपोजल है वो किस हिसाब से आता है? ये आता है अगस्त ऑफर के नाम से, अगस्त ऑफर 1940। अब इसी अगस्त ऑफर में 1940 में इसने ये बात कही कि आप क्या करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके लिए क्या करेगी? संविधान निर्माण का काम करेगी। लेकिन हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, अगस्त ऑफर को हमने नहीं माना, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जब ऐसा हुआ तो फिर अब इनको लगा कि भाई अगस्त ऑफर तो हमारा फेल हो गया, अब क्या किया जाए? तो अब लास्ट में फिर लेके आए ये 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आए। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम से जो है व्यक्ति है, जो क्रिप्स मिशन लेके इंडिया आता है और अगेन हमें वो लॉलीपॉप दिखाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमें सपोर्ट करिए, आफ्टर द वॉर हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। मतलब कंटेंट वही था जो अगस्त ऑफर का था, खाली नाम जो है वो चेंज था, सेम चीज था। तो मतलब हमने क्या किया होगा, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। ऑब्वियस है, हमने इसको भी क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, क्रिस मिशन को भी हमने नहीं माना। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और एक डेट याद रखना है, 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया आता है। कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया आता है। और ये कैबिनेट मिशन, अब देखो, देश तो आजाद होने के कगार पे है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हो रहा है? 1945 में। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, हालांकि जीत जो है वो अंग्रेज का हो गया, ब्रिटेन जो है वो उस खेमे का सदस्य था जो खेमा जीता था,
जो गुट जीता था, जो अलायंस जीता था, उसका पार्ट था। लेकिन ब्रिटेन पूरी तरह से ना नस्ते नाबूद हो गया था। मतलब उसके पास पैसे जो थे, अथाह संपत्ति थी, वो खत्म हो गई। मैन पावर था, वो खत्म हो गया। मतलब उसके पास जो पावर हुआ करता था, अब वो पावरलेस हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब वो पावरलेस हो जाएगा तो ऑब्वियस है क्या होगा, वो जितना कॉलोनी बनाया था कि इस देश को अपने कंट्रोल में, इस देश को अपने कंट्रोल में, सभी देशों को अपने कंट्रोल में लिया था, तो वो कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ देगा ना, वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि पावर तो अब है नहीं, शक्ति आपके पास है नहीं। तो फिर क्या होता है कि अब उनको देश आजाद करने का बोलते हैं ना कि एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं, जो भी कॉलोनी है उसको आप आजादी दिलवा दीजिए। और ये इसी बीच एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है, कौन बताने वाला है कब हुआ है? बताओ, यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट का डेट कौन बताएगा? 24 अक्टूबर 1945। लिखो भाई, जिसको नहीं पता है, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और इसका भी मेन काम क्या था? पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा कायम होना चाहिए पूरे देश में, सब जगह, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में सब जगह क्या होना चाहिए? शांति और सुरक्षा कायम होना चाहिए। इसके लिए यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब ये शांति और सुरक्षा कब होगा? जब एक दूसरे को गुलाम बनाएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो यूएनओ का भी प्रेशर आ गया, किसके पास? यूके के पास, ब्रिटेन के पास, कि भाई सभी कॉलोनी को क्या करो? फ्री करो। तो अब इसी का नतीजा था कि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है और लेके आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आता है? 24 मार्च 1946 को। और इसमें 3 मेंबर होते हैं। पहला मेंबर का नाम है एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। दूसरा मेंबर है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरा मेंबर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मतलब शॉर्ट में याद रखिए ACL, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, ACL। ये पूछा है एग्जाम में कई बार कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे, कौन कौन मेंबर थे, तो आंसर इज अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, याद रखना है आपको। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आता है? 24 मार्च 1946 को। अब कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिया अपना, कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल दिया किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कि ऐसे ऐसे अगर आप काम करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका आराम से बन जाएगा, संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। और उसी प्रपोजल में जो भी इन्होंने बोला था, वो सारे प्रपोजल हमने क्या किए? एक्सेप्ट कर लिए। तो अगस्त ऑफर हमने क्या किया था? रिजेक्ट किया था। क्रिप्स मिशन क्या किया था? रिजेक्ट किया था। लेकिन जो ये लेके आए कैबिनेट मिशन, तो इसको हमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और कैबिनेट मिशन में जो सब प्रपोजल था, वो सारा प्रपोजल हमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर हुआ यहां तक सबको? एक फैक्ट याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन जब इंडिया आती है तो उस समय इंडिया में वायसराय कौन थे? कौन बताएगा?
नया फैक्ट, वायसराय एट द टाइम ऑफ कैबिनेट मिशन 1946, इंडिया के वायसराय कौन थे? वायसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर थोड़ा आप याद रख लीजिए इस फैक्ट को। किसी को याद है? हाँ, नहीं याद? हाँ बोलो भाई। वेवल सिद्धेश। वेवल। वेबेल, यस। इस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। इसलिए बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप वोवेल प्लानिंग, वेवेल प्लानिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आदित्य, आप लेट से जुड़े हैं, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो फिर चलते हैं अपन। अब इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बताया कि टोटल मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कितना होना चाहिए, 389। इनका प्रपोजल अब देख रहे हैं, जो हमारा कैबिनेट मिशन है उन्होंने बताया कि टोटल मेंबर संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना होना चाहिए। तो वो था कि टोटल मेंबर आप 389 रख दीजिए, और इस 389 में 296 जो है, और एक तरफ 93, 296 जो है ये आपको लाना है ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया से। और 93 जो है ये लाना है आपको प्रिंसली स्टेट से। इंडिया उस समय दो भागों में, मेजर दो भागों में डिवाइड था। एक था ब्रिटिश इंडिया, दूसरा है प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया जो है वो किसको बोलते हैं? अगर मान लो ये है हमारा, सपोज इंडिया, अंग्रेज आता है, अंग्रेज आके क्या करता है, इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसको करने के लिए क्या करेगा वो, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविंस है, राजा महाराजा है, उनको लड़ाई लड़ी थी, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे बचपन में। जैसे मान लो इस राजा के पास गया कि भाई हमको जो है क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए आया था ना शिवानी, अंग्रेज क्या करने के लिए आया था? ट्रेडिंग करने आया था, व्यापार करने आया था। लेकिन जब वो व्यापार का परमिशन लेता है तो धीरे धीरे क्या करता है, राजा का जो है मेन मेन आदमी, उसको अपने में शामिल कर लेता है और फिर अटैक कर देता है। जब राजा कमजोर हो जाता है तो फिर राजा को बोलता है कि देखो अब तो तुम हार गए हो, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये है गद्दी राजा का, तुम इसी गद्दी पे बैठे रहो, जो भी काम धंधा होगा वो हम करेंगे, लेकिन तुमको इसके बदले मान लो 1 लाख रुपए एनम के तरफ से, मतलब एनुअली 1 लाख रुपए पर एनम आपको क्या किया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। आपके नाम पे शासन होगा इस जगह पे, हम जो है अत्याचार करेंगे, यहाँ पर खून चूसेंगे जनता का। तुमको कुछ बोलना नहीं है, तुमको कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप सुनते रहना है। उसका फायदा ये होगा कि गद्दी तुम्हारी रहेगी, लेकिन अत्याचार वाला काम हम करते रहेंगे। तो ये जो राजा थे जिन्होंने ब्रिटेन की जो गुलामी है, अधीनता है, उसने स्वीकार कर ली थी, वही राजा हैं प्रिंसली स्टेट वाले। और जो राजा बोला कि नहीं हम जो है तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, चाहे तुम हमें मार ही क्यों ना दो, तो वहां पर अंग्रेज ने उस राजा को मार दिया और उस एरिया को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल हो ब्रिटेन का, डायरेक्ट कंट्रोल हो अंग्रेज का, वो हो गया ब्रिटिश इंडिया। जहां पर बीच में एक राजा है और राजा के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था, मतलब राजा के नाम के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चल रही हो, लेकिन काम जो है अंग्रेज ही कर रहा है, वो हो गया प्रिंसली स्टेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया सोनल? सोनल, दो डिफरेंस समझ में आया? जिनका नाम ले रहा हूं उनको हूं हाँ बोलना है, यस सर, नो सर, कुछ ना कुछ बोलना है।
जिससे लगे कि तुम लोग जिंदा है, नहीं तो पता चला कि बेड पे बैठे हो, मोबाइल ऑन कर लिया है और सो गए, और फिर बोलोगे कि सर ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं आता है। ऑनलाइन क्लास में मजा तब आएगा जब आप अटेंटिव होके सुनेंगे कहानी। अब मैंने तीन चार लोगों का नाम लिया जिन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा। फिर आदेश क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके चलो। कुछ लोगों का नेटवर्क का इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिनका छूट रहा है पर्सनली आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। अभी दोनों समझ में आ गया सबको? अब ये जो ब्रिटिश इंडिया है, अगेन ब्रिटिश इंडिया भी दो पार्ट में डिवाइड है। ब्रिटिश इंडिया भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है 292, दूसरा है 4। 292 जो है ये है ब्रिटिश प्रोविंस, इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। और जो ये 4 है इसको बोलते हैं चीफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ठीक है, और ये तो प्रिंसली स्टेट तो आपको याद ही है। और जो चीफ कमिश्नरेट या चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है, उसमें ये 4 कौन कौन सा है ये भी एग्जाम में पूछ दिया है, तो लिख लीजिए। पहला है दिल्ली, दूसरा है अजमेर, मेवाड़, तीसरा है कुर्ग, और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 हो गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, जहां पर चीफ कमिश्नर्स होते थे। और बाकी जो बच गया वो है ब्रिटिश प्रोविंस, और चीफ कमिश्नर का शासन था यहाँ पर, और उधर हो गया। तो ये तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 389 हो जाएगा। 292 प्लस 4 296, और 93, ये हो गया 389। मतलब ये प्रपोजल दिया इन लोगों ने कि भाई आप जो है इस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना सकते हैं, और उसमें लोग जो है ये सब ने लिख लिया ना चारों का नाम? आदेश लिख लिया चारों का नाम? हाँ सर, लिख लिया। हम्म। चलो, अब यहाँ पर जो है कुछ और फैक्ट लिखना है कि भाई सीट तो डिसाइड हो गया, लेकिन सीट जब डिसाइड हुआ तो अब देखो यहाँ पर जो हमने देखा 93 लोग, और इधर था 296। तो ये जो थे ये कौन थे? राजा लोग थे, प्रिंसली स्टेट, जो खुद अपने नाम पे शासन चलवा रहे थे। तो इन्होंने अपनी गद्दी को छोड़ी नहीं। अब यहाँ पर संविधान का काम शुरू हो रहा है, उसके लिए बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। तो ये लोग आएंगे क्या? गद्दी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, बोला कि संविधान गया तेल लेने, तुमको जो करना है करो, हम अपना आदमी तुमको नहीं देंगे। तो मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट वाले थे, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने लोग भेजना नहीं चाहा और नहीं भेजा। और यहाँ जो है ये तो सीधा ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ब्रिटिश इंडिया। तो इस यहाँ पर जो है इलेक्शन होती है, और यहाँ से लोग जो है चुन के आ जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल आप देखेंगे कि लगभग 296 लोगों का टीम खड़ा होता है। जो मैंने बताया था कि लगभग 300 लोगों की टीम बनती है, वो यही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा है एग्जाम में, ध्यान से समझना। एग्जाम में पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो जो उसमें लोग आएंगे ना 389, तो वो लोग कैसे चुन के आएंगे? कौन से इलेक्शन से चुन के आएंगे? कैसे आएंगे? तो वहां पर है कि जो 296 है ये तो इलेक्शन से आएंगे,
और जो ये राजा महाराजा वाला सीट था, प्रिंसली स्टेट, यहां पर प्रोविजन था कि यहां से नॉमिनेटेड आएंगे। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि राजा किसी को भी बोल सकता है कि हाँ भाई तू चला जा। राजा का शासन है ना, डेमोक्रेसी तो है नहीं, मोनार्की है। तो किसी को भी बोल देगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है यहाँ। तो राजा वाला कंडीशन में है कि नॉमिनेटेड मेंबर होना चाहिए, और यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए जो प्रोविजन दिया गया था, वो उसमें जो सीट थी वो किस हिसाब से फिल होनी थी, तो वो थी इलेक्टेड मेंबर एंड nominated member both द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर से मिलकर जो है ये बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर ये सेशन बीच में कभी डिस्कनेक्ट होता है तो आप लोग सेम लिंक से जुड़ जाइएगा, जो लिंक से आप अभी जुड़े हैं उसी सेम लिंक से आप लोग जो है इस मीटिंग में दोबारा से जुड़ जाइएगा। सर ये चलो अब इलेक्शन का पार्ट एक बार फिर से बताएंगे? एक बार फिर से बताएंगे, देखो ध्यान हाँ। समझना। 389 लोगों का टीम चाहिए, ऐसा हाँ। बताया कैबिनेट मिशन ने। अब हाँ। 389 लोग कहां से आएंगे वो भी बता दिया कि हाँ। 296 आ जाएगा ब्रिटिश इंडिया से, 96 आ जाए, 93 आ जाएगा प्रिंसली राज। स्टेट से। अब ये लोग आएंगे कैसे? तो आएंगे तो इलेक्शन के थ्रू आएंगे और नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे। इलेक्शन का मतलब होता है कि इलेक्शन जैसे हम लोग जानते हैं ना, इलेक्शन इलेक्टेड हाँ। मेंबर। तो यहाँ पर इलेक्शन होगी, लोग खड़े होंगे, लोग वोट देंगे और उस हिसाब से लोग चुन के आएंगे। नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि राजा किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, किसी को भी बोल सकता है कि हाँ तुम जाओ उस मीटिंग में भाग ले लो। तो राजा जो है वो आदेश देता है, कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं होता है वहां। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी या बनाने का जो प्रोविजन था, वो किस हिसाब से उसका सीट जो है फुल हुआ है, या सीट कैसे भरा जाएगा, ऐसा प्रोविजन किस हिसाब से प्रोविजन दिया था कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिया था कि ये जो सीट है वो इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड दोनों से भरा जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। चलो तो ये हो गई हमारी यहां तक की कहानी। अब चलते हैं इसके आगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? तुम लोग पूछेगा कम तो मजा कम आएगा। देखो पढ़ने में मजा तभी आता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से जब पूछेंगे तो फिर बहुत सारी बातें मैं समझा पाऊंगा। नहीं तो एक फ्लो में मेरा चलता रहेगा लेक्चर। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पूछिए, है ना। गौरी कुछ पूछना है गौरी को? नहीं सर, अभी नहीं फिलहाल सर। ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। यहां पर जो सीट्स है, सीट्स टू बी अलॉटेड, अपने लैंग्वेज में सब पॉइंट लिखते जाना जो मैं नहीं लिखाया हूं। किरण समझ में आ रहा है ना? मेरा वेट नहीं हाँ करना। सर। हाँ, जहां हाँ भी हाँ। लगे कि हाँ ये समझ में आ गया तो फटाफट अपने लैंग्वेज में लिख लो। अपने लैंग्वेज में ना आप फटाक से लिखेंगे और वो याद रहेगा। सीट्स टू बी अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, ऐसा लिख दो। जो सीट्स दी जाएगी वो पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाएगी। पॉपुलेशन के हिसाब से का मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रोविंस हैं, each province and each Indian state were allotted seats in proportion of its population, roughly in the ratio of 1:1.
1 to a million, एवरी 10 lakhs में, 1 million में एक लोग जो है यहां पर आना चाहिए। मैं एक बार बोल देता हूं। Each province and each Indian state were allotted seats in proportion of its population, roughly in the ratio of 1 to a million। 10 लाख में एक लोग जो है चुनकर आना चाहिए, ऐसा प्रोविजन रखा गया था। किसी को कोई दिक्कत हैंडराइटिंग समझने में? ठीक है। तो सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एक तो ये था प्रोविजन। दूसरा था कि इसमें मेन कम्युनिटी को रिजर्वेशन भी दिया गया था। मेन कम्युनिटीज जो है, मेन कम्युनिटीज रखा गया था 3 तरह से। एक थे मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरा था जनरल। मुस्लिम, सिख्स और जनरल, तो 3 भाग में बटा हुआ था पॉपुलेशन। मुस्लिम के लिए अलग से था, सिख के लिए सीट अलग अलग से था। जो बच गया वो सब किधर जाएगा? जनरल में जाएगा। वोटिंग का जो मेथड था, वोटिंग का जो मेथड था वो मेथड था सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। ये लिख लो, मैं बाद में समझाऊंगा। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, वोटिंग का मेथड सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट था। ठीक है, यही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है बाद में हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसी इसी को यूज किया गया है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये 2 लाइन याद रखिएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई वो और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज करते हुए और इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है इसको किया गया था। मतलब डायरेक्ट चुना हुआ नहीं था, जिसको लोगों ने चुना था उन लोगों ने इसको चुना था, ऐसा। सब लोगों को वोटिंग करने का अधिकार भी नहीं था। ये दोनों पॉइंट हम लोग प्रेसिडेंट जब पढ़ाऊंगा तो मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी खाली ये याद रखने के लिए लिख लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा में कितने लोग हैं? तो टोटल लोग हो गए 300 के आसपास। 300 लोगों की टीम बन गई है। अब ये 300 लोगों की टीम क्या करेगी? मीटिंग करेगी। तो फर्स्ट मीटिंग इन लोगों ने किया किस डेट को? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, 9 दिसंबर को। इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उनको इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। टेम्पररी इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसकी पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, चेयरमैनशिप किसने की? तो चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहली मीटिंग के चेयरमैन थे, पहली मीटिंग को एड्रेस किया था। और वो क्या थे? वो टेम्पररी प्रेसिडेंट उनको बताया गया। टेम्पररी मतलब अब उसको चेंज किया जा सकता है। मीटिंग कहां पर हुई थी? तो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। फर्स्ट मीटिंग कहां हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है।
अब आ जाइए 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946। अब इस दिन क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president, या यहां पर लिख दो परमानेंट प्रेसिडेंट। तो जब लोगों ने विरोध किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, तो फिर उनको हटा के 2 ही दिन बाद 9 तारीख को उनको बनाया था, 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इलेक्ट कर दिया गया एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके साथ में ही 2 लोग और हैं जिनका नाम है H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी और प्लस V.T. कृष्णामचारी, V.T. कृष्णामचारी। ये दोनों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। तो परमानेंट रूप से जो है एक को बना दिया है प्रेसिडेंट, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 लोगों को, एक तो H.C. मुखर्जी है, दूसरा V.T. कृष्णामचारी है, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। इसके बाद अगेन डे आफ्टर टुमारो, मतलब 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर मतलब आज का दिन, आज क्या है, 13 दिसंबर है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को एक नया चीज लेके आए जिसका नाम रखा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, कब, 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर हुआ। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे प्रपोजल जो है बहुत सारी कंट्री के वो कॉपी पेस्ट किए हुए थे, जिसको कि एज इट इज इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम चीजें अप्रूव हो गई। थोड़ा बहुत चेंज हुआ लेकिन मैक्सिमम चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने जिसने जो जो प्रपोजल दिया था वो सारे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए गए। तो एक लाइन इससे रिलेटेड लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज adopted after considerable deliberation and debate in the assembly on 22 जनवरी 1947। ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में। ये डेट क्या है, 22 जनवरी 1947 को जो चीज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको हल्का फुल्का चेंज करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पास कर दिया। किस डेट को, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो जो प्रपोजल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखा था वो सारे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए गए। क्लियर हुआ।
22 जनवरी 1947 को वो एक्सेप्ट कर लिए गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आज चूंकि बच्चे बहुत कम आए हैं, पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखेंगे। ठीक है, कल से हम लोग जो है इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, संख्या थोड़ा बढ़ जाए। जनसंख्या मतलब हमारा जो स्ट्रेंथ है, बहुत लोग लगता है सो के नहीं उठ पाए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन इससे आगे हम लोग लेके चलेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि लूसेंट से इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप लोग एक बार ध्यान से रीड कर लेना है। रीड कैसे करना है? अंडरलाइन करते हुए, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करते हुए, पेंसिल से पूरा पेज को रंग देना है, खराब कर देना है, गंदा कर देना है लूसेंट को। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप जो है मेरे साथ ही लूसेंट जो बुक है इसको पढ़ते जाना है। सबके पास लूसेंट है या कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं खरीदा है? लूसेंट नाम की चिड़िया गौरी है तुम्हारे पास? नहीं है सर। तो पहले वो आज खरीद लेना, येलो कलर का आता है, अमेजोन पे ओके, लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है सर। पूरा नाम है उसका जनरल नॉलेज लूसेंट कंपनी, LUCENT। इंग्लिश में आता है येलो कलर का, अगर आपको हिंदी में लेना है तो वो आता है ब्लू कलर का। तो ओके आप सर। ये बुक ले लीजिएगा, जिससे कि मेरा नोट्स और लूसेंट इन दोनों का समावेश रहेगा। दोनों मिला के हम लोग ने अभी मैंने आपको दावा किया है कि 70 to 75% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जीके जीएस में, इन दोनों को करके। और इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे, ये भी है गारंटी। इतना कर लिए यही बहुत है ना? तो इसलिए ये बुक को मेरे साथ में ही आपको रीड करते जाना है। चलिए कल इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और शाम की क्लास में जो है वो हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट करना है। शाम की क्लास में ऑलरेडी आपका मैथ्स भी होता है ऑनलाइन, रीजनिंग भी होता है, अभी इंग्लिश भी ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो शाम में मुझे लगता है कि 2 दिन मिलेगा मुझे, तो वो 2 दिन जो है हम लोग हिस्ट्री करेंगे। बाकी इधर मॉर्निंग का समय मेरे पास अच्छा खासा समय रहता है, क्योंकि शाम का मेरा जॉब का इशू रहता है। जॉब में आए नहीं आए, कब आए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट सुबह वाला जो है वो मेरे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप लोग कोशिश करिए 6:30 बजे उठने का। धीरे धीरे हम लोग 7 बजे को 6:30 करने वाले हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ेगा नहीं तो पीछे जा सकते हैं हम लोग। आगे मेरा ऑफिस जो है वो हैम्पर होगा, तो हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो 6:30 हम लोग कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 5:30 कर सकते हैं। तो तुम लोग 7 दोगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है 1 मिनट में? किरण, गौरी, कुछ पूछना है? आदेश, आदित्य, धनश्री? सर सर हाँ, शाम के लेक्चर में वो जो मेडिवल हमारा था, मतलब लास्ट टॉपिक चल रहा था, वही कंटिन्यू होगा कि न्यू टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के लिए? नया से शुरू करेंगे, नया से शुरू करेंगे। अगर जो पढ़े हो वो नहीं होगा, उसमें भी नया करेंगे। ठीक है, जिससे ओके। कि सबको फायदा हो। हाँ, ठीक है। ओके चलिए सर। फिर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। शाम वाला लिंक जो है आपको, आप लोगों को दे दिया जाएगा कि शाम में, आज अगर मैथ रहेगा तो फिर मेरा क्लास नहीं रहेगा, रीजनिंग रहेगा तो मेरा क्लास नहीं रहेगा। जिस दिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं रहेगा उस दिन मेरा क्लास रहेगा। ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।